हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलते हैं हर क्लास के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं अपने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर योर चैप्टर इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। दैट इज अपना जो सेकेंड चैप्टर है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, उसका हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले स्टूडेंट्स हमने अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, उसके सारे कंसेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं एंड आई होप सो कि आप लोगों को सब कुछ अच्छे से क्लियर भी हो गए होंगे। आपका ये जो चैप्टर था वो बेसिकली किस पर डिपेंडेंट था, किस टाइम पीरियड पर डिपेंडेंट था? 1950 से लेके 1990 वाले टाइम पीरियड पर ये डिपेंडेंट था, ये बेस्ड था। ठीक है, इसमें हमने इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन देखी इस पूरे टाइम पीरियड में 1950 से लेके 1990 तक का, एंड आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर भी हो गई होंगी। हमने देखा कि कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट हुआ, क्या क्या पॉलिसीज फ्रेम की गई थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या क्या पॉलिसीज फ्रेम की गई थी, कैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, 5 ईयर गोल्स क्या होते हैं, 5 ईयर प्लान्स क्या होते हैं, उसके जो बेसिक गोल्स हैं वो क्या होते हैं। ओके, हमारी इकोनॉमी की कंडीशन कैसी थी इस पर्टिकुलर फेज में, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी। हम लोगों ने देखा क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं एंड आई होप सो कि आप लोगों को सब कुछ अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। नाउ स्टूडेंट्स, हमें इसका लास्ट पार्ट करना है, दैट इज हमें इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस सॉल्व करना है। आपके जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस है इस चैप्टर के वो थोड़े नंबर में ज़्यादा है, मतलब कि वो एक वीडियो में मैं अगर कवर करती तो आपकी वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती, इसलिए हमने क्या किया है, आपके सारे जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं उन्हें 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सो ये जो पर्टिकुलर लेक्चर है इसमें हम अपना पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे, जिसमें कुछ 5 to 6 क्वेश्चंस होंगे आपके, एंड फिर जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो और फर्दर कुछ पार्ट्स में डिवाइड होकर हम लोग सारे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एक लेक्चर में आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं होने वाले हैं। सो आप लोग ये मत बोलिएगा कि मैम आपने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं करवाए, एक वीडियो को देखकर ये मत बोलिएगा मैं सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करवाऊंगी। वो लाइन बाय लाइन आपके पास में आते जाएंगे सारे वीडियोस, और आप लोगों को प्लेलिस्ट में सब कुछ सीक्वेंस में मिल जाएगा, विद स्टार्टिंग विद पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, सब कुछ आपको सीक्वेंस में मिल जाएगा। ओके, सो आई होप सो कि इतनी बातें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई है। अब स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। सो क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 1? डिफाइन अ प्लान। बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है। क्या करना है हमें? एक प्लान डिफाइन करना है कि प्लान क्या होता है। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास में 2 टर्म्स है। ठीक है, एक हो गया हमारा क्या? प्लान, एंड द सेकेंड वन इज प्लानिंग। कभी सोचा है कि इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस क्या है? कभी सोचा है? आपने आपकी 12th क्लास में बिजनेस स्टडीज में प्लानिंग पढ़ी है, 12th में और आई गेस 11th में, आई थिंक दोनों में से कोई सी क्लास में, मुझे प्रॉपरली याद नहीं है, लेकिन आपके आपने बिजनेस स्टडीज में प्लानिंग पढ़ा है, राइट? सो ये प्लानिंग और प्लान दोनों में क्या डिफरेंस होता है? क्या ये चीज आप लोगों को पता है? इफ पता है तो बहुत अच्छी बात है, इफ नहीं पता है तो आज पता कर लीजिए क्या होता है। ठीक है, जो प्लान है स्टूडेंट्स उसे हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, प्लान क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है। और प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग एक प्रोसेस होती है, मतलब कि दोनों का काम सेम ही, मतलब कि दोनों का जो एंड रिजल्ट है वो सेम ही रहेगा। ये डॉक्यूमेंट बनाया गया किस मोटिव से? ये देखने के लिए कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है या आपका जो गोल है वहां तक आप कैसे पहुंचोगे। ठीक है, इस पर्टिकुलर वे में या इस पर्टिकुलर सेंस से आपका जो प्लान है वो बनाया गया। ठीक है, फिर उसके बाद में जो आपकी प्लानिंग है वो भी क्यों की जाती है, या प्लानिंग की जो प्रोसेस है वो भी क्यों की जा रही है? इसी ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए। ठीक है, तो दोनों का जो एंड रिजल्ट है वो कहाँ जा रहा है? ऑब्जेक्टिव पर ही जा रहा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस कहाँ रहा है? ये डॉक्यूमेंट हो गया और ये प्रोसेस हो गई। तो अब इसमें क्या डिफरेंस है ये समझिए। डॉक्यूमेंट मतलब ये हो गया एक रिटन फॉर्मेट, आपने एक ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया। ओके, अब उसको आप बढ़िया से लिख रहे हो कि कैसे क्या होने वाला है, विथ एवरीथिंग, टाइम, डिटेल, सब कुछ उसमें बढ़िया से लिख रहे हो कि क्या क्या चीजें किस टाइम पर क्या करना है, कैसे करना है, कौन करने वाला है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो वो एक रिटन डॉक्यूमेंट है, क्या? आपका प्लान। और प्लानिंग क्या हो गई? ये प्रोसेस हो गई। ये जो प्लान है जो कि रिटन है, इसे एक्चुअल में इंप्लीमेंट करना क्या हो जाएगा? आपकी प्लानिंग हो जाएगी।
प्लानिंग जो प्रोसेस है स्टूडेंट्स वो चलती रहती है, ठीक है। जो प्लान है उसमें हम चेंजेस करते रहते हैं विथ टाइम, विथ सिचुएशंस, ठीक है। जो भी पर्टिकुलर सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग प्लान में चेंजेस होते रहते हैं। अगर कोई टाइम पीरियड पर हमने जो प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग हमारी कंडीशंस या सिचुएशंस प्रिवेलिंग नहीं है तो हम उसे थोड़ा सा चेंज कर देंगे, मतलब कि ये रिटर्न फॉर्मेट में हम थोड़ा चेंज कर देंगे और जो प्लानिंग है वो चलती रहेगी। प्लानिंग किसके बेसिस पर चलती रहेगी? ये प्लान के बेसिस पर चलती रहेगी, ठीक है। सो आई गेस प्लान एंड प्लानिंग के बीच का जो डिफरेंस है या आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्लान क्या होता है एंड प्लानिंग क्या होती है। तो अब अगर आपसे कोई भी पूछे प्लान और प्लानिंग के बीच का डिफरेंस तो आई गेस आप लोग अब कंफ्यूज नहीं होने वाले। सो वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। हमें क्या करना है? हमें प्लान डिफाइन करना है। सो व्हाट इज अ प्लान? अगर हम एक सिस्टमैटिक उसका आंसर बताएं तो ये है, a plan is a proposed list of goals that an economy wants to achieve within a specific period of time। देखो यहां पर क्या टर्म आया स्टूडेंट्स? proposed list of goals। ये जो list of goals है वो आपको क्या डिफाइन कर रहा है, क्या शो कर रहा है कि आपका जो प्लान है उसमें एक रिटर्न फॉर्मेट है, आपके पास में कुछ लिखा हुआ आपको मिलेगा, लिस्ट मिलेगी, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ गोल्स मिलेगी जो कि एक इकोनॉमी को अटेन करनी है, ठीक है। It suggests the optimum ways to utilize the scarce available resources to achieve the unlisted goals। ठीक है, अब क्या बता रहा है भाई? जो प्लान है वो क्या सजेस्ट कर रहा है? ऑप्टिमम वे सजेस्ट कर रहा है कि आपके जो स्केयर रिसोर्सेज हैं उन्हें कैसे यूटिलाइज करें। अब हमें पता है कि रिसोर्सेज कैसे होते हैं, रिसोर्सेज स्केयर होते हैं और जो वांट्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, राइट। रिसोर्सेज कैसे हैं? लिमिटेड है। ये चीजें मैं वापस रिपीट नहीं करूंगी, इसे हमने बहुत अच्छे से अपने 11th क्लास में पढ़ा है कि रिसोर्सेज जो होती है वो स्केयर होते हैं और जो वांट्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, ठीक है। आपके पास में लिमिटेड रिसोर्स ही होगा, जैसे कि अगर वाटर है तो वो लिमिटेड है, आपके पास में अनलिमिटेड नहीं है। एक टाइम के बाद में वो खत्म हो गया तो फिर वो हो गया, फिर हम ऐसे तरसेंगे कि भगवान जी पानी दे दो हमें, राइट। तो रिसोर्सेज जो है वो क्या है? लिमिटेड है, स्केयर है। तो जो प्लान होता है वो क्या बताता है? प्लान हमें बताता है कि किस पर्टिकुलर वे में, कौन सा बेस्ट पर्टिकुलर वे में हम उन स्केयर रिसोर्सेस का प्रॉपर यूसेज कर सकते हैं, ताकि जो गोल्स इसमें इस पर्टिकुलर लिस्ट में लिखे हुए नहीं हो वो गोल्स भी अटेन किए जा सके, ठीक है। तो हमें मतलब कि एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी बताता है प्लान। In India, planning is done for a period of 5 years। प्लानिंग कितने साल के लिए की जाती है? 5 years के लिए की जाती है। हम लोगों ने ये पढ़ा है अपने इस चैप्टर में, 5 year प्लान्स पढ़े हैं हमने, ठीक है। सो इन इंडिया प्लानिंग कितने जो है वो 5 years में की जाती है। स्टार्ट कब से हुई थी? 1950 से, राइट। तो तब से 1950-51 से स्टार्ट हुई और तब से ये जो हमारी प्लानिंग है वो चल रही है, ईयर ऑन ईयर चलती है, राइट। 1951 से लेकर 1956 ये हमारा फर्स्ट प्लान था, विच इज कॉल्ड 5 year प्लान्स। प्लान्स हैव बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल गोल्स। अब देखो जो प्लान्स होते हैं उनके स्पेसिफिक गोल्स भी होते हैं और जनरल गोल्स भी होते हैं। स्पेसिफिक गोल्स कैसे हो गए? जैसे कि मान लो आपने कॉमर्स लिया, ठीक है। आपने कॉमर्स लिया किस मोटिव से? कि आपको MBA करना है, ओके। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका स्पेसिफिक गोल कि आपको क्या करना है? MBA करना है। जनरल गोल क्या हो गया? अब ठीक है आपने MBA करना है इसलिए लिया। अब कोई एक पर्सन है जिसने MBA लिया है, किस पर्पस से या किस गोल से? देखो उसके रीजन सुनते जाना। फर्स्ट चीज बिजनेस सेटअप करना है, ठीक है। साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, कॉमर्स इज एन इजी सब्जेक्ट, ऐसा ये मिथ है कि कॉमर्स इज एन इजी सब्जेक्ट तो कॉमर्स ले लेते हैं। उसके बाद में ठीक है अगर कभी लगा इन फ्यूचर तो MBA कर लेंगे, राइट। तो ये क्या हो गया? एक जनरल गोल हो गया कि ठीक है अगर कॉमर्स लिया तो ये बेनिफिट्स हैं तो ये कर लेंगे। कभी लगा तो CA कर लेंगे, राइट। CS कर लेंगे, देख लेंगे भाई जो भी होगा, अभी पता नहीं है हमें। हमने जनरल में ले लिया, हमें पता है कि हमें साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, हमें आर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है, तो हमने वो ले लिया, ठीक है। हमने कॉमर्स ले लिया तो ये क्या हुआ? ये हुआ एक जनरल गोल। तो जो गोल्स होते हैं, जो प्लान्स होते हैं वो स्पेसिफिक और जनरल दोनों होते हैं। स्पेसिफिक कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए और जनरल कि ठीक है सारी चीजों के लिए काम आ सकता है, ओके।
Some of the common goals are economic growth, modernization, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। ये जो बेसिक गोल्स हैं हम लोगों ने पढ़े हैं और ये कुछ हमारे क्या है, ये कुछ कॉमन इकोनॉमिक गोल्स हैं। क्या क्या हो गए? ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। ये इसे हम बोल सकते हैं कि ये जनरल गोल्स हैं या एकदम ही कॉमन गोल्स हैं कि ये तो करने ही है हमें अटेन। और इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक गोल्स हैं जो कि हर एक अपने अपने 5 ईयर प्लान में डिफाइंड होते हैं कि इस 5 ईयर में हमें ये पर्टिकुलर गोल तो अटेन करना ही है। ठीक है, अब जैसे कि ग्रोथ चाहिए हमें अपनी कंट्री की, ये क्या हो गया? एक जनरल गोल हो गया। अब मैं बोल दूं कि ग्रोथ चाहिए 50% ऑफ योर प्रीवियस ईयर, तो ये एक स्पेसिफिक गोल हो गया कि मैंने बता दिया है कि मुझे इतनी ग्रोथ चाहिए है। ठीक है, तो यहां पर हमने स्पेसिफिक और जनरल दोनों का एग्जांपल देख लिया एंड आई होप सो कि स्पेसिफिक गोल और जनरल गोल दोनों आप लोगों को क्लियर हो भी गए होंगे। Plans lay down the basic framework over which the policies are designed. Plans क्या करते हैं स्टूडेंट्स? प्लान्स एक बेसिक फ्रेमवर्क बताते हैं उस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग जो पॉलिसीज है वो डिजाइन की जाती है। ठीक है, कि अच्छा हमें ऐसे कुछ वर्क करना है तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो पॉलिसीज है वो बनाई जाएगी। Often various goals are conflicting to each other. For example, modernization reduces labor employment. बिल्कुल सही चीज है। देखो हमारा प्लान क्या है स्टूडेंट्स, हमारा गोल क्या है कि हमें मॉडर्नाइज होना है, हमें मॉडर्नाइजेशन चाहिए और साथ में हमें अपनी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज करनी है। ओके, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है। लेकिन अब ये दो गोल्स हैं, दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स हो गए। मॉडर्नाइजेशन क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है लेबर एम्प्लॉयमेंट। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है? ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी को छोड़ो और जो एडवांस टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी वो अडॉप्ट करो। ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी हो गई लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी वो क्या हो गई? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स। ठीक है, तो अब अगर मैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक से कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक पर जाऊंगी तो ये जो लेबर यहाँ पर वर्क कर रहे हैं वो क्या हो जाएंगे? अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि हमें एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज करनी है, तो हम मॉडर्नाइजेशन के साथ में एम्प्लॉयमेंट कैसे इंक्रीज करें? ये दोनों गोल्स क्या हो गए? कॉन्फ्लिक्टिंग हो गए। तो जो आपके प्लान्स होते हैं, जो गोल्स होते हैं वो एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं। ठीक है, और यूजुअली होते ही हैं कि दो जो गोल्स हैं वो एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो देयर इज अ नीड टू मेंटेन अ बैलेंस अमंग डिफरेंट गोल्स। तो इसलिए क्या रिक्वायर्ड है कि डिफरेंट गोल्स के बीच में बैलेंस बनाए रखें, हम मॉडर्नाइजेशन तक भी पहुंचे और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करते रहें। ठीक है, जहां पर जरूरत है वहां पर हमें मॉडर्न होना जरूरी है और जहां पर जरूरत है वहां पर हमें लेबर एम्प्लॉयमेंट भी रखना चाहिए। ठीक है, तो जो गोल्स बनाए जाते हैं, जो प्लान्स फ्रेम किए जाते हैं वो इसी वे में फ्रेम करना चाहिए कि वो सबके लिए अच्छे हो, सभी को बेनिफिट करे। ठीक है, सो आई होप कि प्लान जो है, डिफाइन अ प्लान जो हमारा क्वेश्चन था उसका आंसर आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देन आता है हमारा सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई डिड इंडिया ऑप्ट फॉर प्लानिंग? इंडिया ने प्लानिंग को क्यों ऑप्ट किया? बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन। ठीक है, कि भाई प्लानिंग करनी क्यों है? रीजन यही है कि प्लानिंग करनी, मतलब जो क्वेश्चन है अगर उसको मैं और सिंपल वे में बोल दूं तो बस इतना बोल रहा है कि प्लानिंग करनी क्यों है। तो अब यहाँ पर हमें बताना है कि इंडिया में प्लानिंग की क्यों जरूरत थी। स्टूडेंट्स, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी तो हमारे पास में 3 ऑप्शंस थे। 3 ऑप्शंस भी नहीं थे, आई शुड से कि 2 ऑप्शंस थे कि आपको एक इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट करना है। कौन सा? कैपिटलिस्ट एंड सोशलिज्म। ठीक है, जो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है वो तो जो इन दोनों से बनाया गया था, लेकिन जो हम बोल सकते हैं कि एकदम सोलली अगर एक साइड बेस्ड कोई से हमारे इकोनॉमिक सिस्टम थे तो क्या थे? कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट थे। तो नाउ ये प्लान करना जरूरी था कि कैपिटलिस्ट हो या सोशलिस्ट हो आपकी इकोनॉमी में, तो ये चीज चाहिए थी। ठीक है, तो इसके लिए प्लानिंग स्टार्ट की गई और जब डिसाइड हो गया था कि हमें मिक्स्ड इकोनॉमी चाहिए जिसमें पब्लिक सेक्टर भी होगा और प्राइवेट सेक्टर भी होगा, तो कौन सी सेक्टर्स आपके पब्लिक सेक्टर के अंडर आएंगे, कौन से सेक्टर्स आपके प्राइवेट सेक्टर के अंदर आएंगे, इस चीज को
जो है कैटेगराइज करना या क्लासिफाई करने के लिए हमें प्लानिंग की जरूरत थी। हमने पूरा प्लान किया, पूरा रिसर्च किया, हमने देखा कि हमारे अल्टीमेट गोल्स क्या है, हम कैसे पहुंच सकते हैं, और उसके बाद में हम बताएंगे कि हमें कौन सी वाली हमारी कौन से सेक्टर्स को कौन से सेक्टर के अंदर रखना है। ठीक है, तो इसलिए क्या था, प्लानिंग जरूरी थी। ठीक है, अब इसका एक सिस्टमैटिक आंसर देख लेते हैं हम लोग। Soon after independence, India faced an important choice to opt either for कैपिटलिज्म और सोशलिज्म। ठीक है, अब इंडिपेंडेंस के बाद में ये बिल्कुल आया सामने हमारे कि हम कैपिटलिस्ट चूज करें या सोशलिज्म चूज करें। ठीक है, फाइनली इंडिया इंस्पायर्ड बाय द एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस ऑफ प्लानिंग इन सोवियत यूनियन ऑप्टेड फॉर सोशलिज्म। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या हुआ कि सोशलिज्म के लिए ऑप्ट किया गया, बिकॉज सोशलिज्म में हमने देखा, मतलब कि सोवियत यूनियन के टाइम पे हमने देखा कि इंडिया में काफी सक्सेस थी। ठीक है, जो प्लानिंग थी उसमें काफी सक्सेस थी, जैसा प्लान करती थी हमारी जो लीडर्स थे वो जैसा प्लान करते थे वैसा जो है इम्प्लीमेंटेशन हो जाता था। तो उस सक्सेस को देखकर इंडिया ने सोचा कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, सोशलिज्म होना चाहिए। लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्हें ऐसा सोशलिज्म पसंद नहीं था और वो इस पर्टिकुलर सोवियत यूनियन के टाइम पर जो सोशलिज्म था उसके फेवर में नहीं थे। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, उसके भी चेंजेस देखते हैं। ठीक है, सो ऑल्दो इंडियन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस वर नॉट एज फेवरेबल as it was for Soviet Unions to opt for socialism, yet India adopted socialism but with a difference। ठीक है, अब देखो इंडिया ने क्या किया, अडॉप्ट तो किया सोशलिज्म बट एक डिफरेंस के साथ में अडॉप्ट किया। अब वो डिफरेंस क्या था कि सोशलिज्म हम रखेंगे लेकिन इसके साथ में हम कैपिटलिज्म भी लेकर आएंगे, मतलब कि हमारा जो पब्लिक सेक्टर है वो तो रूल करेगा ही, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को भी हम जो है अपने डिसीजंस में जो है पार्टिसिपेट करने का मौका देंगे। अपनी जो सारी वर्किंग होगी उसमें प्राइवेट सेक्टर भी क्या कर सकेगा, पार्टिसिपेट कर सकेगा। ठीक है, इंडिया हिंज्ड अपॉन द सोशलिस्ट आइडिया विद अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन पब्लिक सेक्टर एंड active participation of the private sector in the democratic framework। देखो यहाँ पर क्या है, strong emphasis था किसका, पब्लिक सेक्टर का, और एक्टिव पार्टिसिपेशन था प्राइवेट सेक्टर का। मतलब कि जो हमारी कंट्री थी वो सोलली सोशलिस्ट इकोनॉमी नहीं थी, सॉरी, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को भी अपने जो डिसीजंस थे उनका पार्ट रखा था। इट मीन्स दैट वाज अ मिक्स ऑफ सोशलिस्ट एंड कैपिटलिज्म। ओके, तो वो क्या हुआ, वो हुई हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, The Planning Commission 1950 was established with the motive that the government would undertake comprehensive planning for the nation as the whole, where public sector would lay down the basic economic framework and would encourage private sector for their active contribution to the economic growth। ठीक है, फिर प्लानिंग कमीशन सेटअप हुई थी 1950 में। मैंने आप लोगों को बताया था कि प्लानिंग कमीशन जो है वो 1950 में स्टैब्लिश हुई, लेकिन आज की डेट में प्लानिंग कमीशन किससे रिप्लेस हो चुकी है, नीति आयोग से। एंड आई होप सो कि ये आप लोगों को याद है, नीति आयोग वाज सेटअप 2015। ठीक है, तो तब से जो है हमारी जो प्लानिंग कमीशन है वो किससे रिप्लेस कर दी गई है, वो रिप्लेस कर दी गई है बाय नीति आयोग। एंड आई होप सो कि वो चीज आप लोगों को याद भी है। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन सेटअप हुई 1950 में। उसमें किस मोटिव से सेटअप की गई कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो प्लानिंग अंडरटेक करेगी वो सारे एरियाज में जहां पर नेशन को रिक्वायर्ड है, और साथ साथ में प्राइवेट सेक्टर को भी डेवलप करेगी पब्लिक सेक्टर। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर मोटिव से जो प्लानिंग कमीशन है वो सेटअप की गई और जो प्लानिंग है वो की जाती थी। ठीक है, सो आई होप कि प्लानिंग क्यों अडॉप्ट किया इंडिया ने वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। देन कम्स व्हाई शुड प्लान्स हैव गोल्स। देखो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, प्लान्स में गोल्स क्यों होना चाहिए। अब क्या हो रहा है इसका मतलब, देखो हम वापस आते हैं आप पर। आपने क्या लिया, कॉमर्स लिया। ठीक है, आपने प्लान किया, क्या प्लान किया है आपने कि आपको एमबीए करना है।
ओके क्या करना है भाई, एमबीए करना है हमें। अब एमबीए करने के बाद में क्या करना है, एमबीए करने के बाद में घर पे बैठना है, ये है क्या आपका आगे का प्लान? क्या एमबीए करने के बाद में आपको किसी भी एक अच्छी कंपनी का एम्प्लॉय बनना है, कहीं कोई अच्छी पोस्ट पर, ठीक है। मतलब कि एमबीए करने के बाद में अगर आपका ये गोल है कि आपको अगर आप एमबीए करोगे तो आपको बहुत अच्छे से प्लेसमेंट्स मिलेंगे, इसलिए हमें क्या करना है, एमबीए करना है और कहीं बिजनेस वर्ल्ड में ही वर्क करना है। ओके तो वो आपका क्या है, वो है आपका गोल। अब अगर आपके पास में गोल नहीं है, सिर्फ आपने बोला कि मैंने कॉमर्स लिया बिकॉज मुझे एमबीए करना है, अब इस एमबीए को करके करोगे क्या, आगे का गोल क्या है? आप बोल रहे हो एमबीए करना है लेकिन मुझे किसी भी कंपनी में काम नहीं करना, तो फिर आपको क्या करना है? ये क्वेश्चन का आंसर अगर आपके पास में नहीं है तो फिर आपकी प्लानिंग किस काम की? फिर आपने कॉमर्स लिया क्या सोच के, राइट? मतलब कि अगर इस प्लान का कोई गोल नहीं होगा तो प्लान का कोई मतलब ही नहीं है, राइट? अगर मान लो कि चलो आपको तो इतना भी नहीं पता, और अगर यहां पर भी कंफ्यूजन हो रही है तो इतना भी नहीं पता कि एमबीए करना है, आपने कॉमर्स लिया जस्ट फॉर दी सेक कि हमने सुना है कि कॉमर्स वाले बच्चे काफ़ी मस्ती वगैरह करते रहते हैं, ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता उन्हें, तो इसलिए हमने कॉमर्स ले लिया कि अच्छे से 11th-12th एकदम चिल करके अपनी जो 11th-12th क्लास है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर मोटिव से हमने क्या लिया, कॉमर्स लिया। तो मतलब कि आपका अल्टीमेट प्लान क्या था, आपका जो कॉमर्स लेने का प्लान था उसका कोई गोल है? सिर्फ मस्ती करना। अब हो गई भाई 12th खत्म हो गई, अब क्या करना है? अब कॉमर्स ले लिया तो अब करना क्या है, 12th तो हो गई खत्म, अब क्या? गोल नहीं है तो प्लान का कोई मतलब ही नहीं आया। अब आप एक ऐसी स्टेट पर आ गए ना कि आपको पता ही नहीं करना क्या है, तो अगर आपके पास में कोई गोल नहीं होगा तो आपके प्लान का कोई मतलब नहीं है। गोल के बिना जो प्लान है उसकी कोई लाइफ नहीं है, ठीक है। तो प्लान के साथ में गोल होना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर प्लान है और गोल नहीं है तो इसका मतलब कि आपका प्लान कोई मतलब का ही नहीं, अगर आप प्लान नहीं करते तो भी चलता, राइट? तो इसलिए गोल इज द बेसिक एलिमेंट, ठीक है। गोल क्या है, एक बेसिक एलिमेंट है प्लान का। जैसे हमारी बॉडी में एक एक ऑर्गन बहुत हम बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि हार्ट के बिना हमारी बॉडी नहीं चलेगी। अगर हार्ट ही नहीं होगा तो आप जिंदा कैसे रहोगे, राइट? तो अगर हार्ट नहीं होगा, ब्लड पंप नहीं होगा तो आपकी लाइफ नहीं होगी। जैसे हार्ट के बिना हमारी बॉडी नहीं, वैसे गोल के बिना प्लान नहीं, ठीक है। आई होप कि ये जो कंसेप्ट है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नाउ ये तो आ गया, अब वहां पर आप हार्ट और बॉडी और ये सब तो लिख दोगे, लेकिन इसको थोड़ा सिस्टमैटिक मैनर में तो लिखना पड़ेगा ना। तो अब उसे कैसे लिखना है और कैसे आप आपका आंसर फ्रेम करने वाले हो वो हम देखते हैं, ठीक है। सो एवरी प्लान शुड हैव स्पेसिफाइड गोल्स। प्लान विदाउट गोल इज लाइक लाइफ विदाउट सोल। देखो यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल आया, प्लान अगर विदाउट गोल है तो वो किसके जैसा है, लाइफ विदाउट अ सोल। एक ऐसी लाइफ जिसमें सोल ही नहीं है उसके जैसा होता है एक प्लान जिसमें गोल ही नहीं है, ठीक है। While a plan specifies the means and ways to allocate scarce resources to achieve proposed targets, goals are the ultimate targets, the achievement of which ensures the success of plans, ठीक है। प्लान क्या बता रहा है, प्लान बता रहा है मीन्स एंड वेज टू एलोकेट स्केयर रिसोर्सेस। अब अगर प्लान ये चीज बता रहा है कि आप कैसे आपके जो रिसोर्सेज हैं उन्हें एलोकेट करने वाले हो, किस चीज के लिए, एक टारगेट को अटेन करने के लिए, तो गोल क्या होता है, गोल ये टारगेट ही तो है। अगर आपके पास में टारगेट नहीं होगा तो ये प्लान करके क्या करोगे, ठीक है। ठीक है भाई, हमारा प्लान है या मेरा टारगेट है कि मुझे क्या करना है, 95% स्कोर करना है मेरे 12th में, ठीक है। कितने स्कोर करना है, 95% स्कोर करना है। आई होप सो कि आप सबके रिपोर्ट कार्ड्स में ये देखने को मिलेगा। अगर ये नहीं तो इससे ज्यादा मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर इससे थोड़ा बहुत कम है तो कोई बात नहीं, ठीक है, मैं एडजस्ट कर लूंगी, लेकिन आई होप सो कि 90% के अबव आप लोग स्कोर करोगे, ठीक है। तो अब
मेरा गोल है, मैं भी 12th क्लास की स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मेरा गोल है मुझे 95% जो है वो स्कोर करना है, तो मेरे जो रिसोर्सेज हैं, मेरी जो बुक्स वगैरह हैं, मैं उनका ऐसे यूज करूंगी। मतलब मैं सिर्फ बुक्स को ऐसे सेल्फ में रख के देखूंगी नहीं कि अच्छा इतनी सारी बुक्स रखी है मेरे पास में, है बड़ी अच्छी लग रही है, मैं ऐसे नहीं देखूंगी, मैं उन बुक्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करूंगी, ठीक है, मैं जो हूँ उन्हें वो जिस काम की है उस काम के लिए यूज करूंगी। मतलब कि मैं अपने रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रही हूँ ताकि मैं अपने इस टारगेट तक पहुंच जाऊं, ठीक है। अब अगर मान लो मेरे पास ये टारगेट ही नहीं है, मेरे पास ये टारगेट नहीं है, मुझे बस ठीक है, मैंने सोचा है कि अच्छा ठीक है अपन को तो 12th अब आ गए हैं तो पास तो करनी है, टारगेट नहीं है, फिर भी मैं पढ़े जा रही हूँ। किस मोटिव से पढ़ रही हूँ मैं? कुछ टारगेट होगा तब तो पढ़ूंगी, ठीक है। अगर मेरे पास टारगेट हो कि मुझे 90% से ज्यादा अटेंड करना है तो मैं पढ़ती। अगर मेरे पास में टारगेट है मुझे सिर्फ पास होना है, मुझे अपने 33% एग्रीगेट से ज्यादा बनाना है, तो मैं उस हिसाब से पढ़ूंगी। अब मैं कितना पढ़ूं, मेरे पास कुछ टारगेट होगा तभी तो मैं अपने रिसोर्सेज को उस वे में यूज करूंगी, लेकिन अगर टारगेट ही नहीं होगा तो कोई मतलब ही नहीं है, राइट। तो जो गोल है आपका वो क्या है, वो आपका टारगेट है। आपके जो रिसोर्सेज हैं, जो प्लान होता है वो आपके रिसोर्सेज को बताता है कि एक जो रिसोर्सेज है उसे कैसे यूज करना है, ठीक है। और गोल क्या होता है, गोल एक अल्टीमेट टारगेट होता है, ठीक है। सो आई होप सो कि आप लोगों को प्लान और गोल के बीच का जो रिलेशनशिप है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्लान जो है वो बिना गोल के कोई मतलब का नहीं होता है, ठीक है। आई होप सो कि ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थोड़ा ट्रिकी सा था, थोड़े एग्जाम्पल्स जो मैंने यूज किया, आई होप सो कि आप लोगों को वो एग्जाम्पल्स के थ्रू उसकी हेल्प से समझ में आ गया होगा कि प्लान और गोल दोनों का साथ में होना कितना जरूरी है, ओके। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, दैट इज HYV सीड्स। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, राइट। HYV सीड्स किसके अंडर हम लोगों ने पढ़ी थी, ग्रीन रेवोल्यूशन के अंडर, राइट। ये कुछ एक स्पेशल काइंड ऑफ सीड्स थी जिनकी हेल्प से जो हमारी कंट्री है उसमें प्रोडक्शन जो है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हुआ था, राइट। ग्रीन रेवोल्यूशन हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, एंड आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर भी है। अगर आप लोगों को ग्रीन रेवोल्यूशन क्लियर होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि HYV सीड्स दैट इज हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स क्या होती है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये क्या होती है। हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स वाज डेवलप्ड बाय अ नोबेल लॉरेट डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉज इन मैक्सिको। सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन कहां पे आया था स्टूडेंट, सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन मैक्सिको में आया था। कौन से ईयर में, दैट वाज इन 1940। और ये चीज जो है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने ग्रीन रेवोल्यूशन के अंडर। सो आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर होगी। मैक्सिको में ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर कौन आए थे, तो वो लाए थे नॉर्मन बोरलॉज, ठीक है। इन्होंने वहां पर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था उसमें चेंजेस लाए थे, और फिर उनको देख के हम अपनी कंट्री में क्या लेकर आए थे, ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आए थे। इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया था स्टूडेंट्स, इन विच ईयर, दैट वाज इन द ईयर 1966। कौन जो हमारे फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कौन थे, MS स्वामीनाथन, ठीक है। एंड आई होप कि ये सारे नेम्स, ये सारी जो मैं टर्म्स यूज कर रही हूँ, ये जो ईयर है, ये सब कुछ आपको याद है, ये सब कुछ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने ग्रीन रेवोल्यूशन वाला जो हमारा वीडियो था उसमें, ठीक है। तो जो हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स थी वो डेवलप की थी किसने, नॉर्मन बोरलॉज ने। These seeds are more productive and need regular and adequate irrigation facilities along with greater use of fertilizers and pesticide. ये जो seeds हैं इनके features में क्या क्या देखा था, इनके features में हमने देखा था कि ये ज़्यादा productive होती हैं, मतलब कि ये जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा देती हैं। इन्हें जो हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स हैं उन्हें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, इरिगेशन फैसिलिटी, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी होनी चाहिए। और जो फर्टिलाइजर्स हैं उनका भी यूसेज बहुत सारा चाहिए होता है, 4 to 10 टाइम्स ज़्यादा यूसेज या ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है फर्टिलाइजर्स की जो कि हम ऑर्डिनरी सीड्स में यूज़ करते थे उसके, ठीक है।
मतलब कि जो आपकी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हैं उनके जो फीचर्स हैं उनमें आप क्या लिख सकते हो कि ये ज़्यादा प्रोडक्टिव है, और फिर उसके बाद में क्या लिख सकते हो, ये जो सीड्स हैं इन्हें एडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटी की ज़रूरत होती है, पानी अच्छे से होना चाहिए इनके लिए, उसके बाद में फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। In 1966, consequent to the use of HYV seeds, Indian agriculture sector experienced green revolution, especially in the crops of rice and wheat. ये भी जो है ये आई होप सो कि आप लोगों को ऐसा ही लग रहा होगा कि आपका रिवीजन चल रहा है, बिकॉज ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जो HYV सीड्स थी वो उन्होंने जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट करवाया वो था राइस एंड वीट की क्रॉप्स में, ठीक है। सबसे पहले हमने वीट में देखा था जो HYV सीड्स था वो, और फिर उसके बाद में धीरे धीरे वो राइस, और फिर उसके बाद में धीरे धीरे सारी क्रॉप्स में उसके फीचर्स हमें देखने को मिले थे, और सारी क्रॉप्स जो हैं वो HYV सीड्स में कन्वर्ट होने लगी थी, ठीक है। बट सबसे स्टार्टिंग में कहाँ से हुई थी, वीट एंड राइस से, और जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसका हम मेन फीचर किसको मानते हैं, HYV सीड्स को मानते हैं, ओके। HYV seeds grow faster than the normal seeds and consequently crops can be harvested in much shorter time period, ठीक है। जो HYV seeds थी वो ज़्यादा जल्दी ग्रो करती थी और हार्वेस्ट भी ज़्यादा जल्दी हो जाती थी। जैसे कि अगर कोई ऑर्डिनरी सीड, मतलब कि HYV सीड्स के पहले जो सीड्स यूज़ करते थे, कोई ऑर्डिनरी सीड्स अगर 6 मंथ ले रही थी प्रोड्यूस होने में, पूरी ग्रो होने में, तो वहीं जो HYV सीड्स थी वो 4 मंथ्स में पूरी ग्रो हो जाती थी, और 4 मंथ्स में क्या हो सकता था, हार्वेस्टिंग हो सकती थी। अब अगर 4 मंथ्स में हो रही है तो जो बाकी बचे हुए 2 मंथ्स हैं उनमें कोई और प्रोडक्शन भी कर सकता है एक जो फार्मर है वो, ओके। और अगर प्रोडक्शन नहीं भी हो रहा है और अगर लैंड खाली भी है तो लैंड के पास में इतना सफिशिएंट टाइम होता है कि वो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो वापस गेन कर सके, बिकॉज आप कहीं पर एक क्रॉप को लगा रहे हो तो जो वो क्रॉप है उसने सॉइल के सारे जो न्यूट्रिशंस होंगे वो एब्जॉर्ब कर लिए होंगे, तो अब वो जो सॉइल है उसके पास में उतना न्यूट्रिशन बचा नहीं है। अगर उसके जस्ट नेक्स्ट में आप दूसरी क्रॉप लगा दोगे और उसे सॉइल को टाइम नहीं दोगे कि वो वापस उसके जो न्यूट्रिशंस हैं वो वापस रीगेन कर सके, तो क्या होगा, आपकी क्रॉप की जो प्रोडक्टिविटी वो कम आएगी, ठीक है। तो या तो वो जो 4 मंथ्स का टाइम था उसके बाद में कोई दूसरी क्रॉप भी आप लगा सकते थे, या फिर जो टाइम पीरियड था उसके लिए आप अपने लैंड को खाली भी रख सकते थे, ठीक है। तो ये भी उसके क्या थे, HYV सीड्स के हमारे एडवांटेजेस थे। Initially, HYV seeds were used in states like Punjab, Andhra Pradesh and Tamil Nadu, as these states have more suitable irrigation facilities, and later on the other states. जब HYV seeds आई तो वो सबसे पहले कौन से states में गई, इन स्टेट्स में, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर जो इरिगेशन फैसिलिटी थी वो अच्छी थी, मतलब कि पानी के लिए जो फैसिलिटी थी वो अच्छी थी, वो अच्छे से जो सारे क्रॉप्स हैं उन्हें पानी दिया जा सकता था, इसलिए ये सबसे पहले यहाँ पर यूज़ की गई। जब यहाँ पर वो सक्सेसफुल हो गई, HYV सीड्स की सक्सेस देख ली कि हाँ ठीक है ये हमारे इंडिया की क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी सक्सेसफुल हो सकती है, तब वो दूसरे स्टेट्स में, दूसरे रीजन्स में भी जो है उसका प्रोडक्शन स्टार्ट किया गया था, ओके। Consequent to the use of HYV seeds, the production of food grains in 1967-68 increased by 25% approx। देखो HYV सीड के प्रोडक्शन से जो प्रोडक्शन है वो अप्रोक्स कितना 25% इंक्रीज हुआ था। 25% इज एंड बिग परसेंटेज, राइट, बिग शेयर ऑफ परसेंटेज। 25% अगर आप हाइक देख रहे हो किसी चीज में तो वो बहुत ज्यादा है। तो देखो जैसे ही HYV सीड्स का यूसेज स्टार्ट हुआ तो जो इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का जो आउटपुट था वो इंक्रीज होने लगा,
और ग्रीन रेवोल्यूशन एक बेनिफिटेड रेवोल्यूशन टर्न हुआ हमारी कंट्री के लिए। जो एग्रीकल्चर सेक्टर जिसकी की ग्रोथ स्टैग्नेंट रह गई थी, जिसमें हम ज्यादा ग्रोथ नहीं देख पा रहे थे, अब विद द हेल्प ऑफ HYV सीड्स वो जो सेक्टर है वो ग्रो करने लगा था। ओके, सो आई होप कि HYV सीड्स क्या थे वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो चुका है। एंड इवन ये आप लोगों को पहले से, मतलब जब हमने पढ़ा था तब आई होप सो कि आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा था और यहाँ पर उसका एक रिवीजन हो गया। ग्रीन रेवोल्यूशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, और एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है। तो आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, विद द स्टूडेंट्स हमने अपना जो NCERT सॉल्यूशंस का पार्ट 1 है वो कंप्लीट किया है। इसमें अभी तक हमने सिर्फ 4 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। अब जो 5th क्वेश्चन है उससे हम स्टार्ट करेंगे अपने पार्ट 2 में। ठीक है, जो पार्ट 2 है उसमें भी हम अपने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं करेंगे, फिर से वही चीज कि हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ 4 to 5 क्वेश्चंस वहां पर कंप्लीट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट कब करेंगे पार्ट 3 में। ओके, सो आई होप सो कि इतने क्वेश्चंस एटलीस्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए हैं, कोई भी डाउट्स नहीं होगा इनमें। मिलते हैं अपने पार्ट 2 में, तब तक